अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, यानी कि हमको ये समझना है कि माल ट्रीटमेंट क्या होता है और बच्चों के साथ किस तरह से माल ट्रीटमेंट किया जाता है। माल ट्रीटमेंट मतलब ये कि ऐसा ट्रीटमेंट जो बच्चे को, जैसे माल एडजस्टमेंट एक चीज़ होती है। माल एडजस्टमेंट जैसे कि बच्चे को एडजस्टमेंट करने में दुश्वारी हो रही है, परेशानी हो रही है, या उनको नहीं कर पा रहे हैं। अब माल ट्रीटमेंट मतलब जो बच्चे के साथ सलूक नहीं करना चाहिए वो वाला सलूक भी किया जा रहा है, और बच्चे को वो सलूक आने ही नहीं देना चाहिए। अगर इस टॉपिक को हम ये मतलब हमारे पास ये एक मिथ होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे से हम केयर करते हैं तो हमारे यहाँ बच्चों को वो मसाइल नहीं रहते, लेकिन ये बात सोची जा सकती है कि हमारे पास ये मसाइल नहीं है, क्योंकि बच्चा डिस्कस नहीं करता है। और बच्चा डिस्कस नहीं कर पाता क्योंकि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में ये बात होती है कि ये वाली गलत चीज़ है, अगर मैं डिस्कस करूंगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो बच्चों को यही वाला एज ग्रुप ट्रीटमेंट कितने टाइप्स का होता है वो हम देखेंगे। की फैक्ट्स अबाउट चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, यानी कि माल ट्रीटमेंट के की फैक्ट्स क्या होते हैं जो समाज और माशरे में फैले हुए हैं, जिसको हम समझ सकते हैं कि बेइंतहा गंदगी, यानी बच्चों के लिहाज से बच्चों को समझना ही नहीं और उनको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेना। ओवरव्यू ऑफ चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, यानी कि हम चाइल्ड माल ट्रीटमेंट किस तरह के, कितने टाइप्स के हैं, कितना रेशियो हिंदुस्तान में है जो हो रहा है, और ये रेशियो फिर कहाँ से आ रहा है जो बताया जा रहा है। स्कोप ऑफ चाइल्ड माल ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स, जो जो भी मतलब इसके स्कोप क्या है, कितने ऐसा ऐसा है कि हमारे बच्चों के साथ बुरा सलूक होगा और हमें पता भी नहीं होगा, हमें खबर भी नहीं होगी। कॉन्सिक्वेंसेस चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, फिर रिस्क फैक्टर्स क्या है उसके, प्रिवेंशन मेजर्स क्या लेना चाहिए, पेरेंट्स को कैसा सलूक करना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह का बच्चों को इन्वायरमेंट दे कि वो माल ट्रीटमेंट को बर्दाश्त ना करें। उसके अलावा WHO की ने रिस्पॉन्सिबल किसको बनाया है माल ट्रीटमेंट का, और उस माल ट्रीटमेंट को सॉल्व करने के लिए हुकूमत के क्या क्या एजेंडाज हैं जिस पर हमको अमल करना चाहिए, और हमारे पास कितना अवेयरनेस इसका होना चाहिए। और ग्लोबली कोलैबोरेशन है इसको एड्रेस करने के लिए माल ट्रीटमेंट को, क्योंकि ये ग्लोबल मसला है। हम इसको छोटा समझते हैं लेकिन ये छोटा नहीं है, और डिजिटल डिवाइस के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप इसको देख लीजिएगा कि की फैक्ट्स अबाउट चाइल्ड माल ट्रीटमेंट क्या है। की फैक्ट्स, 400 मिलियंस चिल्ड्रन इफेक्टेड हैं फिजिकली अब्यूज में, मतलब फिजिकली अब्यूज में इंडिया का रेशो है ये, करंट रेशो 400 मिलियन बच्चे जो हैं वो इंडिया में फिजिकली अब्यूज होते हैं। 3 तरह के अब्यूज हैं जो होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है, एक मेंटल होता है। साइकोलॉजिकली बच्चा बहुत सफर होता है, मेंटली भी बच्चा बहुत डिप्रेसिव माहौल में, और जो बॉडीली सेक्सुअल अब्यूज में इस्तेमाल बच्चे को किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, तो वो कितने टाइप्स का है। और इंडिया में पोस्को का कानून, पोक्सो और पोस्को आपको पता होगा, मैं सारी वो बातें भी आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों के साथ कितने मतलब वो होते हैं। इस पर वालिदैन को बहुत ज्यादा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है कि एक मर्तबा अगर आपका बच्चा सेक्सुअली अब्यूज हो गया, उसके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पूरी जिंदगी के लिए लग जाते हैं। पूरी जिंदगी के लिए एंटी डिप्रेसेंट खाता है, पूरी जिंदगी के लिए एंजाइटी, और फिर वो कब बोलता है, जब अवेयरनेस में खुद पोस्को के कानून को पढ़ता है तो उसको याद आता है कि मेरे साथ बचपन में ऐसा किया गया था। और वो जब उसको याद आता है कि मेरे साथ ये किया गया था, तो वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि डॉक्टर्स जितने भी साइकाट्रिस्ट से, मैंने खुद जाती तौर पर अपने एक रिसर्च पेपर में साइकाट्रिस्ट से जो कनेक्टिविटी के साथ पूछा उनसे रिलेशनशिप में कि आखिर बच्चों के प्रॉब्लम्स, बड़ों के प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसकी बेस क्या होती है, तो उन्होंने वन ऑफ द फैक्टर बताया, लेकिन स्ट्रॉन्ग फैक्टर बताया। देखिए फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर और स्ट्रॉन्ग फैक्टर उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ माल ट्रीटमेंट है, जो फिजिकली अब्यूज है, मेंटली अब्यूज है, या मतलब उसके जो है साइकोलॉजिकल अब्यूज है। तो साइकोलॉजिकल अब्यूज के तो मैं अक्सर आपको डिस्कस करती रहती हूँ, जैसे हाइट, रंग, कलर के ऊपर बहुत ज्यादा डच करना, बच्चों को बहुत ज्यादा कुछ भी गिरा गिरा कर बोलना, ये साइकोलॉजिकल अब्यूज होता है। तो उन्होंने कहा साइकोलॉजिकल अब्यूज इतने इसके इम्पैक्ट दूर तक होते हैं कि बच्चे अपनी आधी उम्र सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं, जो साइकाट्रिस्ट की पूरी दुकान चलाते हैं, और बच्चे बताते भी नहीं बड़े होने के बाद, क्योंकि वो अपनी चीजों को राज रखना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबल बनाया है वालिदैन को कि अपने बच्चे के पेट में क्या जा रहा है, उसके बॉडी पर, जैसे कि रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह ताला मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे कि उन्होंने रहम फरमाया था। इस पर जो है आयस करनी ने अपनी तशरीह लिखी है कि जब हम गंदगी में पड़े होते हैं तो हमारे गंदगी लगने और पैर के तलवे साफ न होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे वालिदैन की है। तो अल्लाह ताला से बंदा कहता है कि इसने मुझ पर रहम फरमाया था कि जब ये मैं पॉटी में पड़ा हुआ था तो पॉटी का हाथ भराकर मैंने मुंह में नहीं डाला, इतना इसने रहम किया।
मुझ पर की गंदगी को मुझसे बचाए रखा। मैंने जो है कोई कभी किसी के कपड़े को मुंह में नहीं लिया क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे बचाए रखा। तो अब जो फेर कर तूने मेरे वालिदैन पर इतना दर्दनाक वो लाया है कि वो बच्चे हो गए हैं, उनकी नीड इतनी ज्यादा है, तो अब उन पर तू रहम फरमा और मुझे भी ताकत दे कि मैं उनकी देखभाल कर सकूं। तो इतना बड़ा हक वालिदैन का होता है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गंदगी को उससे दूर रखा। तो ये भी सेक्सुअली गंदगी है कि हमारा बच्चा अपने माइंड में गंदे बहुत ज्यादा वल्गैरिटी को इंटैक्ट के तौर पर ले, अपने माइंड में जगह दे। और ये हम मैंने कहा ना कि जैसे हम ये समझते नहीं है कि हमारा बच्चा भी जो मुस्लिम फैमिली का है, इस्लामिक माहौल में, वो भी सफर होता है इससे, हम समझ नहीं पाते हैं। और हमेशा लव एंड बिलोंगिंगनेस जो है बच्चे को ओपननेस देती है, घर पर ओपनली बात करने का मौका फराहम करती है। जब हम ओपनली बात करने का मौका बच्चों को नहीं दे पाते हैं तो फिर बच्चे खामोशी के साथ सफर होते हैं, और वो सफर नहीं हो रहे होते हैं, उनका एकेडमिया सफर होता है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट का वो नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनका थिंकिंग प्रोसेस बहुत नेगेटिविटी की तरफ, तीन परफेक्ट वो है उसकी चीजें, कॉन्सिक्वेंसेस, या तो वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे, या फिर जो है वो बर्नआउट होकर बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, लेजी और हमेशा के लिए जाओ कुछ बजाय रिजिड हो जाएंगे। और थर्ड वन ये है कि वो टॉक्सिक बन जाएंगे पूरे इन्वायरमेंट के लिए, और जितनी गंदगी उन्होंने माहौल से ली उतनी गंदगी लोगों को फैलाएंगे। इसलिए जो पोर्नोग्राफिक वीडियोस चलाने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं सेक्सुअली अब्यूज हो चुके होते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो पोर्नोग्राफी के जरिए बहुत सारा वल्गैरिटी माहौल में फैला रहे हैं वो लोग होते हैं सेक्सुअली अब्यूज हो चुके होते हैं। तो दिमाग के अंदर सेक्सुअली जब मेंटली सफर हो चुके होते हैं वो फिर तीन राहों में से एक राह चुनते हैं। एक राह ये होती है कि हम इसका अवेयरनेस फैलाएं, या फिर एक राह ये होती है कि इंसान एंटी डिप्रेसेंट खा के खामोश रहें। दूसरी राह ये होती है कि रिजिड बन जाएं और मुआशरे के साथ बदला लेने की हमेशा सैडिस्टिक बन जाएं, जैसे कि कोई तकलीफ में है तो हंस रहे हैं, अच्छा है तकलीफ में रहो, मरो, खपो, मारो, कूटो, इस तरह का। किसी को देखते हैं कि अच्छा इनके यहाँ इंतकाल हो गया, अच्छा ऐसे इंतकाल होता है, इस तरह की चीजें। कोई जवाल देखते हैं तो खुश होते हैं, किसी का एक्सीडेंट देखते हैं तो मोबाइल निकाल के वीडियो ले रहे होते हैं। तो ये असल में माल एडजस्टमेंट होता है उनके अंदर, माल ट्रीटमेंट की वजह से। और थर्ड वन पर्सनालिटी होते हैं कि जितनी टॉक्सिसिटी, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रवैया, रेबिलियस रवैया है कि तुमने जितना जितना समाज ने मुझको वल्गरिटी दिया मैं उतना तुम्हें दूंगा। तो आप जो है इसका रेशो ऐसे ममालिक में ज्यादा पाएंगे जहां वल्गरिटी बहुत ज्यादा है। तो ये 400, आप अगर सत्यमेव विजयते में जाकर एक एपिसोड है जो इनका है, किसका, आमिर खान का, उस एपिसोड में मर्द हजरात, जैसे इसमें ये ना कि 7 in 1 मैन सेक्सुअल अब्यूज होता है, सेक्सुअली अब्यूज होता है, फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल, सबसे सेक्सुअली ज्यादा स्ट्रॉन्ग अब्यूज होता है। उसके बाद 5 in 1 वुमेन होती है, लड़कियां जो है 5 in 1 होती है, यानी 5 में से एक हो रही होती हैं। उसके बाद जो है ये होमोसाइड डेट इन चिल्ड्रन, यानी कि इनके इसी वजह से जो मौत का रेशो है, ये वाला रेशो है। आप जरा ये समझ लीजिए कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। अब ये जो बच्चे होते हैं ये तो मौत है, मौत का रेशो हमेशा हाफ होता है, सेक्सुअल अब्यूज में से हाफ रेशो होता है। मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल बारीकी से फिगर एंड फैक्ट्स के साथ में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती हिंदुस्तान में और पोस्को का कानून, इस पर एक आर्टिकल लिखा है हादिया ई मैगजीन में, और आई थिंक मैंने अपने बुक में भी उसको शामिल नहीं बुक में शामिल नहीं किया, बुक आने के बाद वो आर्टिकल लिखा है। तो वो आप थोड़ा सा पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग डिटेल में इसको देखना चाहते हैं, बहुत डिटेल में लिखा है उसके अंदर एक एक चीज को, कि कौन सा मतलब रवैया, कौन सी चीज बच्चे को आपसे ये बताने से दूर कर देती है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। तो ये ओवरव्यू ऑफ चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, यानी कि जो बच्चे होते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने दिया कि ये इंडिविजुअल होते हैं 18 साल से पहले की एज में, अंडर 18, वो क्या क्या बर्दाश्त करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज को हम तीनों को कैटेगराइज करेंगे। फिजिकल अब्यूज की मैं अगर आपको बात करूं तो जब बच्चा छोटा होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी बड़ों के हाथ में, बुजुर्गों के हाथ में, खुदा ना करें, मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हों, लेकिन वो ये देखते हैं कि बच्चा छोटा लड़का है और वो लड़का मतलब
वो कुछ टेस्ट होते हैं उनके इस टाइप का, वो हाथ लगाकर फील करवाते हैं बच्चे को कि इसकी ये फीलिंग है क्या, वो चेक करते हैं। वो भी फिजिकल अब्यूज में आता है, इसीलिए पेरेंट्स के हवाले अलावा कोई भी इंसान बच्चे को ना करे। बच्चे को शेम शेम करवाना, यानी कि पॉटी मतलब पैंटी ना पहनाना और नंगा घूमने के लिए मजबूर करना, नंगा घूमने की आदत डाल देना, तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा सेक्सुअली अब्यूज होते हैं। आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी में उसने ये बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग बेहतर ना होने की वजह से बच्चे सेल्फ सेक्चुअलाइज्ड होते हैं, यानी कि सेल्फ सेक्चुअल अब्यूज के तौर पर खुद को ही अब्यूज करते हैं। लेकिन ये बच्चे वो होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है कि माल ट्रीटमेंट उनके साथ ये होता है कि दूसरे लोग उनके साथ कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों को वो गंदी जगह पर हाथ लगाकर खेलना, मजाक बनाना, इस तरह के बात खवातीन बहुत कॉमन इसको समझती हैं। और बच्चियों का है तो बच्चियों की तरफ देखना और देखकर उनको हेटिंग अल्फाज में कुछ कहना, इस तरह के अब्यूज होते हैं। या फिर लड़कों के लड़कियों के सामने फिजिकली जो अब्यूज होते हैं, यानी कि किसी गंदी जगह पर उनके हाथ लगाना डालना या गंदा वीडियो दिखाना। जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले काउंसलिंग के लिए लड़की आई थी, जब 12 साल की लड़की थी, तो वो बोलते थे कि उसने यही बोला कि मुझे मैम से बात करनी है। बार बार उसने उसके मम्मी को बोला कि उसने उसकी बड़ी बहन के साथ वो लेक्चर में बैठी हुई थी और बड़ी बहन के सामने में जब ये बोल रही थी कि बच्चों को बुरी चीजें दिखाना भी उनको सेक्सुअली अब्यूज करना है, यानी कि सेक्सुअली उनको प्रोवोक करना है और बहुत पहले प्रोवोक करना है, तो ये चीजें दिखानी भी नहीं चाहिए। या फिर कोई चैटिंग पर उसको जो है प्रोवोक करने वाली चीजों को डाल रहा है, तो वो भी बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज है। तो उस पर उस लड़की ने खामोशी से सुना, 12 साल की बच्ची थी। फिर वो अपनी अम्मी से जाकर बोला कि मुझे वो आंटी से बात करनी है। बात किया तो उसने बताया कि मेरे फादर का मोबाइल जब मैं उठाती हूँ स्टडी करने के लिए, तो उसके जो उसमें जाऊं तो वहां पर बहुत गंदे वीडियोस ओपन होते हैं, बहुत ही वल्गर, मैं बता ही नहीं सकती हूँ कैसे। तो फिर उसने मुझे बताया कि मैंने मतलब उसको पूछा चंक करते हुए कि क्या, ब्रेक करके पूछना होता है ना, तो उनको मैंने पूछा कि क्या इश्यूज, क्या मतलब किस तरह के वीडियो, तो उसने कहा कि मतलब कपड़े ही नहीं पहनते हैं, ये इस तरह के बहुत सारे, तो उसकी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ, चीख मार के उठ जाती हूँ। तो ये भी असल में सेक्सुअल अब्यूज है, हम समझ नहीं पाते हैं। बच्चों के सामने गंदे गाने देखना, गंदी चीजें देखना, या फिर गेम ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करने से पहले एक मतलब बिल्कुल बरहीना खातून को ये बताते हैं कि इसको आप उसके चॉइस के कपड़े पहनाइए, यानी कि रेड ब्रा ले जाकर पहनाइए या फिर इस तरह का वो पहनाइए, कपड़े पहनाने लगाते हैं, फिर किस कीजिए, तब जाके वो गेम ओपन होता है। इस तरह के गेम्स हैं, इस तरह के वल्गर गेम्स भी बने हुए हैं जो अच्छे अच्छे गेम्स को ओपन करने के लिए इसके इस तरह का, तो ये सेक्सुअली बच्चा अब्यूज हो रहा है, उसको प्रोवोकिंग, इसकी एज ही नहीं है। तो अब जरा अगर आपने एक बच्चे की 5 किलो उठाने की क्षमता नहीं है और आपने उसको वेट कहा कि आप वेट उठाइए 10 किलो का और ले जाइए, तो वो बच्चा बॉडीली सफर होगा और ये भी होगा कि उसको हर्निया हो जाए और ये भी होगा कि वो उठा नहीं पाएगा तो रो देगा। तो जाहिर है इतना ज्यादा अब्यूज करना, तो ये बच्चे का जो माइंड है, वो ब्रेन जो है उसका सेक्सुअली इतने ओपननेस के लिए रेडी है ही नहीं, जो उसको ओवर एक्सपेक्टेड हम चीजें दिखा रहे हैं। तो बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से सबसे पहले सेक्सुअली अब्यूज होकर वो प्रोवोक होते हैं, और जब वो प्रोवोक होते हैं तो कंटिन्यूअसली उसी के ऊपर सोचते रहते हैं। फिर उनके बॉडी से ऐसे वाइब्स पास ऑन होते हैं जो दूसरे को सेक्सुअली मतलब प्रोवोक करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा फोकस्ड होकर, लड़का हो या लड़की, फोकस्ड होकर सोच रहे हैं, और वो है सिर्फ 8 9 10 साल का, और वो फोकस होकर ये बात सोच रहे हैं कि कैसे हुआ था, कैसे किया था, क्योंकि जाहिर है एक अट्रैक्शन होता है। अब उसकी तरह अट्रैक्शन भी नहीं, उनको कंफ्यूजन होता है, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन कंटिन्यूअसली वो बात उनके दिमाग से चिपक गई है। अब जो वो मार्केट में गए, जाने के बाद ये होता है कि अब उसको उसके बॉडी से जो सेक्सुअली जो वेव्स हैं वो निकल रही हैं, तो सामने वाला बंदा प्रोवोक होता है और वो बड़ा है। इसीलिए देखिए जो छोटे बच्चे सफर होते हैं वो उस तरह के होते हैं, जो खामोश रहते हैं, जो बोलते नहीं हैं, जो सोचते बहुत हैं, जो बनना ठन्ना सवरना उनको पहले से बचपन से डाल देते हैं, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा सजाना और ये चीज डाल देते हैं। जो बच्चों की तरफ आने वाली जो मर्दों की निगाह है, वो निगाह जब बच्ची की तरफ, छोटी बच्ची की तरफ पड़ती है, तो वो मतलब पेडोफिलिक रहते हैं। बस मैन हमको नहीं पता होता, बच्चा हर बात तो नहीं बोलता कि मम्मा वो आदमी मुझे देख रहा था,
नहीं बताता। तो सिर्फ सिग्नल पास ऑन करना भी बच्चे को सेक्सुअली हरासमेंट होता है। इसीलिए बच्चों के साथ में मतलब बच्चों को बहुत सजा कर बना कर पेश करना, बहुत ज़्यादा जेवर वगैरह चीज़ें पड़ा पहनाना लड़कियों को, और लड़कों को भी बहुत नाजुक हालत में दुबले पतले छोड़ देना अपने हाथ से पब्लिक प्लेसेस पर। कौन किस नज़र से देख रहा है वो ना समझना, बच्चा डर रहा हो तो उसको सिग्नल्स को अपन ने नहीं समझना। ये सारी चीज़ें बच्चों के टेक केयर में आती हैं कि इनके साथ में बहुत बुरा सलूक होता है। और वो बुरा सलूक होने का सबसे बेस जो तैयार होता है वो यहाँ से होता है कि वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ों को पहले देख चुके होते हैं। जब वो देख लेते हैं, जैसे कि बड़े बहन-भाई डिस्टेंस नहीं बना रहे हैं, बड़े बहन-भाई जो है अभी अगर हम हिंदुस्तान के समाज की बात करें, तो हिंदुस्तान के समाज में मैंने खुद जब ये कहा था कुछ इनसे मतलब लॉयर लड़कियों से हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी फील्ड में जब लॉ आप लोग करते हैं तो किस तरह के मतलब आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम लॉ की तरफ आए क्यों, आप हमसे ये पूछिए। तो उसमें बताया था एक पंडित गर्ल ने कि हम लोग लॉ की तरफ इसलिए आए हैं कि मेरे साथ में अपनी माँ को जाकर कहती थी कि मम्मा जो मेरे भाई कजिन का दिया हुआ वो चॉकलेट चॉकलेट नहीं था, मेरे लिए जिंदगी का अजाब था। वो एक बार नहीं था, मैं अपने कज़िन से हज़ारों बार, अपने भाई से, अपने वालिद से, और मेरी माँ को चुप्पी लगी होती थी, कहती थी औरत इसीलिए पैदा हुई है। तो और मेरे पास 2-3 कुछ काउंसलिंग केसेस उधर से भी हैं, हमारे हिंदुस्तानी समाज से भी हैं। वो काउंसलिंग केसेस भी ये कहते हैं कि मैम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारे साथ पे ज़ुल्म करते हैं और हमें ये कहते हैं कि औरत की ज़िंदगी ये सब बर्दाश्त करने के लिए। और हम कितने टाइम्स हम लोग यूज़ हुए, हम लोगों को पता ही नहीं होता है, कितने टाइम्स। तो मेरा ये कहना है कि हम तकसीरी समाज में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पूरा ग्लोबल वर्ल्ड पे लोगों को सेक्सुअल अर्जेस को बिल्कुल बेदार कर दिया गया है। तो अब इनके नज़दीक डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पीडियोफिलिक जो होते हैं वो पीडियोफिलिक एक मर्ज़ है वो दिमाग का। जो पीडियोफाइल पर्सनैलिटी होते हैं, वो पर्सनैलिटीज़ बस बच्चों को ही देखते रहते हैं, बच्चों ही की तरफ देखते हैं और बच्चों ही को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ड्राइवर कैटेगरी में बच्चों को गोद में बिठाएँगे, बच्चों को किस तरह से, तो गुड टच बैड टच सिखाना और पोस्को के कवानीन को वालिदैन पे वाज़ेह करना ये ग्लोबल एजेंडा है, पूरी दुनिया का एजेंडा है, फिर हिंदुस्तान का नहीं है और हमारे अपने घरों का नहीं है। हम जिस समाज में उनको कज़िन्स के हवाले कर रहे हैं, अब आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे नॉर्थर्न राजस्थान के काउंसलिंग केसेस में ये सवाल पूछा जाता है कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और अगर मैं ये बताऊं कि मेरी जो बेटी है वो जो है अपने कजिन ब्रदर से यूज हो चुकी है, तो हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली टूट जाएगी, पूरा बिजनेस बिखर जाएगा। इसीलिए मेरे शोहर की तरफ से शट ऑफ कॉल मिलता है कि खबरदार जो किसी को बताया तो ऐसे में मैं क्या करूं। ये हमारे मुस्लिम समाज के मसले हैं, मुस्लिम कैटेगरीज के मसले हैं। तो ये मैं कह रही हूँ कि गुड टच बैड टच सिखाने के लिए ये तो इंटेंसिटी है आपको बताना। देखिए उसके अलावा एक और चीज़ होती है, जब बच्चा अलूफ हो जाता है, अलूफ होने वाले सारे, यानी वो एंजाइटी का शिकार होता है या फिर वो सोशली मतलब डिटैच्ड होता हो जाता है। क्यों सोशली डिटैच्ड होता है? नंबर एक, जब उसको कहते हैं कि इसके बाल छोटे हैं, इसके मतलब इसके जो है रंग काला है, ये इसकी हाइट छोटी है, तो वो समाज से डिटैच्ड होने की कोशिश करता है कि मुझ पर लोग कमेंट पास करेंगे, इसका रंग काला है, नाक चपटी है, इसके दांत ऊपर उठे हुए हैं। तो उसको कमियों को बहुत चुन चुन कर उसको महसूस करवाते हैं। तो फिर बच्चा क्या होता है, सोशली डिटैच्ड होता है। जब सोशली डिटैच्ड होता है तो फिर वो अपने वालिदैन से भी सीधे मुंह बात नहीं कर पाता, और फिर अपने साथ जो लोग अच्छी बात करके मीठी बात करके उसको अपने नजदीक बुला लेते हैं उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है। और जब वो ट्रस्ट करने लगता है तो फिर वो कितना अब्यूज हो रहा है वो किसी को नहीं बताता, और जानबूझ के नहीं बताता। और बल्कि वो जो जिन लोगों ने मुझे काउंसलिंग के लिए कहा उन्होंने ये भी कहा कि वन टाइम तो उसके साथ में ऐसा हुआ, सेकंड टाइम वो खुद अपने तरफ से ये वाले कजिन को, दूसरे कजिन को, तीसरे कजिन को बुलाती है मेरी बेटी खुद, ऐसा वो कहने लगे। इसका मतलब ये है कि मतलब इतना परेशान है माएँ, क्योंकि वो जो जिस चीज़ पर डाल दिया जाता है बच्चे को तो वो हैबिचुअल हो जाता है। बाज़ बच्चे होते हैं जो इन सब चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वो रिएक्ट करते हैं बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि उनके साथ में लव एंड बिलोंगिंगनेस मदर फादर की होती है और वो समझ जाते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो सिग्नल देते हैं, खामोश हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ना करो।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब सब जगह से धुतकारे हुए बच्चे होते हैं, यानी घर के फैमिली मेंबर उनको साइकोलॉजिकल टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम्हारा कद छोटा है, रंग काला है, ये फला फला फला। इसीलिए बच्चों को जो है, जब बच्चे डेवलप हों तो बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेसेस पे नहीं लाना। मैं अक्सर कहती हूँ ना, शादी में मत ले जाइए। लोग वहां पे कंपेयर करते हैं कि हुस्न, खूबसूरती, बनावट, ये सब कंपैरिजन होता है। फिर उसके अलावा देखिए, आपने देखा होगा स्कूल में कंपैरिजन को कम करने के लिए यूनिफॉर्मिटी के लिए यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म में बच्चे जो है अपने इतना ज्यादा ओपन नहीं दिख कर आते कि कौन कैसा है कैसा है। लेकिन अपने खानदान के ग्रुप्स में बच्चों को इस तरह की चीजें सुननी पड़े तो सख्ती के साथ शट ऑफ कॉल दीजिए, सख्ती के साथ, कि आइंदा ये गुफ्तगू मेरी बेटी के सामने मैं ना सुनूं। और ये क्योंकि वो जब उसको खामोश कर देती है तो वो खामोशी में वो कुछ भी मिसयूज हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर, घर में आपने सिबलिंग ऑर्डर, अभी हम पढ़ेंगे आगे, सिबलिंग ऑर्डर में बड़ी बहन को बहुत तवज्जो दे रहे हैं और छोटे के साथ मुस्तकिल खामोशी से नाइंसाफी हो रही है, तो वो दिल में जगह बना लेती है। फिर वो खामोश हो जाता है, फिर वो मोबाइल लेने लगती है। मोबाइल लेकर जब उसके साथ, या छोटे को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, ज़हीन है, बड़े को अलूफ छोड़ दिया, तो फिर वो मोबाइल पर चैटिंग शुरू करती है, मर्दों को सर्च करती है, अपोजिट जेंडर की तरफ सेक्चुअली उसका अर्जेस हैं और उसकी इंटेंसिटी बढ़ी हुई है। अब यहाँ पर वो अटेंशन सीख कर रही है, तो अटेंशन सीख करने के लिए खुद वो दावत देने लगती है, या लड़के खुद इस तरह करते हैं क्योंकि वो इग्नोर हो रहे हैं, वो हमारी तवज्जो से दूर हो रहे हैं, या हमने उनको डिजिटल डिवाइस पर बहुत गंदगी देखने के लिए छोड़ दी है। तो फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल अब्यूज के ताल्लुक से ये चीजें हम लोग आगे देखेंगे वन बाय वन कि ये चीजें किस तरह से काम करती हैं। अब जैसे चाइल्ड माल ट्रीटमेंट जो है, ये सिग्निफिकेंट ग्लोबल इशू है। और इसमें जो है, मतलब जैसे बताया कि 10 में से 6 बच्चे इसमें हर ईयर, हर 5 साल पर, इसका जो रेशो निकाला जाता है, आप इसके ये जो है ना, क्राइम, पुलिस क्राइम रेशो, उसमें जो है, या फैमिली हेल्थ सर्वे, इसने जो इसका डेटा दिया हुआ है, वो डेटा एक मरतबा चेक करें। किसी भी मुल्क का, किसी जगह का बहुत कंट्रोल इन्वायरमेंट में रख रहे हैं तो भी बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो सोशल समाज में सीख नहीं पाते हैं, या फिर वो अगर ओपन छोड़े जाते हैं तो वहां पर ये नजर रखनी चाहिए कि उनका पीयर ग्रुप कैसा है। अगर पीयर ग्रुप में कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि वो लोग वल्गैरिटी को डिस्कस करने के आदी हो जाते हैं, तो आपका बच्चा भी वल्गैरिटी को डिस्कस करके यूज टू हो जाएगा, और बहुत कॉमनली यूज टू हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो डिस्कस कर रहा होगा कि मेरे दोस्त के साथ तो ऐसा और ऐसा हुआ था, मेरी सहेली के साथ तो ऐसा और ऐसा हुआ था, उसके कजिन ने ऐसा और ऐसा किया था। तो जो फैंटेसी वो क्रिएट करता है उनका माइंड, तो ये मल्टीपल चीजें उनकी चलती हैं, फैंटेसी क्रिएट करता है, उस फैंटेसी के ओवर थिंकिंग की वजह से उनके बॉडी से खुद सिग्नल पास ऑन होते हैं। और फिर जो बड़े लोग होते हैं, या फिर स्कूल के भी बहुत सारे कैमरे लगा दिए गए हैं जगह जगह। टॉयलेट में अब्यूज होता है, स्पोर्ट टीचर्स के जरिए से अब्यूज होता है। पेडोफिलिक कौन है ये नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आया था दरमियान में बीच में के वो जो है, मतलब वल्गर मूवियों को देखने वाले, प्रोनोग्राफिक, हमने जो मुहिम बनाई है ना LGBTQ के खिलाफ, और ये अखलाकी महासिन आज़ादी के ज़ामिन जमात इस्लामी की, तो उसमें, उसके दौरान भी हम लोगों ने बहुत सारी स्टडी की, तो यही मालूम हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब्यूज करते हैं। आपको सत्यमेव विजयते का वो देखेंगे पार्ट, तो उसने बताया कि उसका उसका जो, मतलब कजिन, उसका चाचा है या फिर रिश्ते का कोई फर्द है, तो वो बहुत ज्यादा अब्यूज करता है। आप एक इस्लामिक रूल को पढ़ लीजिए। घर, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में घर एक हरम होता है, और हरम में सारे रूल नाफिज होते हैं बीवी के। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि अगर कोई देवर भी दाखिल होना चाहता है आपके घर में और आपकी शादी हो गई है, तो बीवी की इजाजत से दाखिल हो। जेठ के नौजवान बच्चे भी आपके घर में बेटियां हो तो वो शामिल ना हो, वो ना आए। अगर, और वो आए तो ड्राइंग रूम से ही उनको रुखसत कर दें, बच्चों के कमरों तक और बच्चों के किचन तक उनको, लिविंग रूम तक उनको रसाई ना दें, मतलब उनको वहां से, उनकी पहुंच से दूर रखें। उसके अलावा जो ओपन, अब इतना रिस्ट्रिक्शंस है इसमें कि बच्चों को, क्योंकि ये नादान उम्र है 4 से लेके 12 साल तक, तो इसमें कुछ रूल्स बनाए जो इस्लामिक रूल हो कि वो सामने ना आए, खुद ही बच्चियां भी ना आए और बच्चे बच्चे भी ना आए, लड़के भी ना आए, क्योंकि लड़कों का रेशो भी यही है। चाइल्ड, जो मैंने आपको ये रेशो बताया है, ये चिल्ड्रन रेशो है। इसमें मतलब गर्ल्स और बॉयज का कोई बाइफर्गेशन नहीं है। ये ओवरऑल चिल्ड्रन 4000 मिलियन, बल्कि 400 मिलियन, और बल्कि ये भी है कि 7 में से 1 लड़का होता है तो 5 में से 1 लड़की होती है, यानी लड़कियों का रेशो ज्यादा है और लड़कों का रेशो कम है। तो अब जो कि माइंडफुल और इस्लामिक पेरेंटिंग पर हम बात कर रहे हैं, तो ये चीजें होनी चाहिए कि हम बहुत माइन्यूट लेवल पर सीखें। अब ये इस बात पर हम आ जाते हैं कि बच्चों को फिजिकल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस उनके क्या होते हैं जब बच्चा दुबला हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत सॉफ्ट हो, पोलाइट नेचर का हो,
या फिर वो किसी को बात ना बताने वाला हो। तो हमेशा याद रखिए जो पेडोफिलिक यूज करते हैं बच्चे को, तो पहले वो एक छोटा सा हेल्थ टेस्ट लेते हैं, और वो ये हेल्थ टेस्ट ये रहता है कि बच्चा बॉडीली, अब जो आप बच्चे आज के जो बच्चे हैं वो जंक फूड खाने और हेल्दी डाइट ना खाने की वजह से दुबले, कमजोर, एक जगह बैठने वाले, ओवर शार्प्ड नहीं है। तो इसलिए बच्चों को कहा जाता है फिजिकल गेम बहुत खिलवाइए। जितना वो फिजिकली खेलेंगे पसीना जाएगा, और वो फिजिकली इन्वॉल्व होंगे तो उनके दिमाग में थिंकिंग प्रोसेस सेक्चुअली नहीं होगा। सेक्चुअली थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो अब्यूज की दावत देते हैं बच्चे, खुद उनके वाइब्स आते हैं लोगों को, और लोग उनकी तरफ माइल होते हैं। ऑलरेडी 3 कैटेगरीज बताई है। एक तो नंबर 1 ये कि पेडोफिलिक पैदाइशी होते हैं बाज, या उन्होंने समाज से जो लिया वो समाज को देते हैं। ठीक है। नंबर 2 जो मतलब बच्चों को अब के साथ माल ट्रीटमेंट रखते हैं, उसको इनको पेडोफिलिक कहते हैं, यानी कि वो औरतों की तरफ या बड़ी औरतों की तरफ नहीं जाते, उनके सेक्सुअल रिलेशन जो है छोटे बच्चों से ही होते हैं। और होमोसेक्सुअल भी होते हैं वो लोग, यानी कि बॉयज बॉयज को भी मिसयूज कर रहे होते हैं। तो बड़े बच्चे की छोटे बच्चे के साथ कभी दोस्ती ना हो, क्योंकि वो फिजिकली उसको अब्यूज करता है। इतना खतरनाक फिजिकल अब्यूज के जो असरात बच्चे के नफ्सियात पर होते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी आपको बता दिया जाए तो एक जिंदा चलती फिरती लाश के जैसे बच्चे हो जाते हैं जिनके साथ कुछ बुरा होता है। हर जगह हो सकता है, बस में बैठे हों, ट्रांसपोर्ट्स में बैठे हों, पब्लिक गार्डन में आप जा रहे हो, वहां किसी को उसने कुछ काम करते, गलत हरकत करते हुए देख लिया, या उसने वीडियो पर देख लिया, या उसने जो है मतलब किसी इसमें जो है गेम्स वगैरह में देख लिया, बच्चों ने उसके सामने बात कर ली, उसकी उम्र नहीं है वो बात करने की, कर रहे हैं। तो इस तरह के बच्चे सफर हो रहे होते हैं। अब जो आप खुद देख रहे हैं कि इतना ओपन माहौल हो गया बच्चों की स्टोरीज में, इसमें इसीलिए जो बच्चों को ना रेपेंजिल है और स्नो वाइट है, ये भी एक एज में दिखाई जाती है, पहले नहीं दिखाई जाती, वक्त से बहुत पहले। लेकिन फ्रोजन वगैरह है, ये वाली जो सीरीज है, इन सीरीज को बच्चे बहुत पहले देख लेते हैं। दिखाना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें बच्चे को ये पार्टनर रिलेशनशिप सिखाने के कुछ उसूल आदाब है, वो 10 या 12 साल की उम्र में बच्चे देख सकती हैं लड़कियां। लेकिन वो 5 साल 7 साल की उम्र में देख ले तो वहां से उनका थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीटली वही बन जाता है, इसलिए नहीं दिखाना चाहिए। तो इस तरह के फिजिकल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं माल ट्रीटमेंट करने वाले जो बच्चों के। तो वो क्या करते हैं, अगर वो उनको किसी ना किसी किस्म से उनकी क्रॉनिकल हेल्थ कमजोर होती है, या फिर वो इंजरी होती है, यानी कि हाथ वगैरह टूट गया, कुछ दिन वो बैठे रहे, अब बैठे बैठे उनका माइंड थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं बॉडी में, तो थिंकिंग प्रोसेस एक्चुअली भी स्टार्ट हो जाता है। फिर इमोशंस इमोशंस उनके स्ट्रांग है क्या, इमोशंस कमजोर है, ये सारी चीजों को वो लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद ऐसे बच्चों पर ज्यादा आसानी से हाथ ढाल सकते हैं। फिर उसमें बहुत ज्यादा बच्चों को समझाएंगे कैसे आप। मेंटल हेल्थ आउटकम्स भी होते हैं, जैसे चाइल्ड माल ट्रीटमेंट है, तो उनके जो है वो क्या करते हैं, उनके इस तरह के मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, घर में सफर हो रहे हैं, सिबलिंग राइवलरी है, या उनको जो है हमारी फैमिली मेंबर्स उनको कुछ ना कुछ कमेंट पास ऑन करते हैं, उनको बॉडी शेमिंग करवाई जा रही है, जजमेंटल है, बस वो कहते हैं झूठ बोला तुमने, झूठ बोला, झूठ बोला। तो उनके अंदर जो है ना वो एक सबसे पहले इनसिक्योरिटी फीलिंग आती है, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन होता है, ट्रॉमिक हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर यानी पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर भी इसमें आता है। पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे बच्चा है, तो बच्चा जो छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसको जो है किसी ने बहुत सख्ती के साथ में मारा, यानी छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे गाल से मार देते हैं, किसी को संभाल नहीं दिया आपने। जैसे इसके केस स्टडी में सुना हूँ आपको कि मेड के पास अपने बच्चे को हवाले कर दिया, वो रोजाना बच्चे को चुप कराने के लिए 2-3 थप्पड़ लगाती है, जोर जोर से हिलाकर उसको सुला देती है। माँ बाप को पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बच्चा 8-10 महीने का, 12 महीने का, 2 साल का है, तो बच्चा जो है पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, अब बच्चे के पास खुद ब खुद उसकी न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो करार पाया उसमें बहुत ज्यादा सख्त पनिशमेंट है। तो अब उसकी जो बाय डिफॉल्ट पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी जो ग्रो होगी, जो बिल्डअप होगी, वो इसी सेंस के साथ होगी कि उसको उसके साथ में बहुत हार्शनेस होगा, रिजिड होगा, या और वो सेक्सुअली अब्यूज करेगा दूसरों के साथ में, और वो खुद अब्यूज भी होना पसंद करेगा, यानी खुद वो अपने आप को सेल्फ हार्म कहते हैं उसे। जैसे एक बच्ची ने मुझे कहा, मैंने कहा ये क्या है तुम्हारे हाथ पर, तो कहने लगी मैम ये ब्लेड से कटिंग्स हैं जो मैं अपने हाथ पे खुद करती हूँ। और खुद करती हो? जी मैम मैं खुद करती हूँ। मैं क्यों? तो जो पेन मैंने झेला है लाइफ में, उस पेन का एक एक तारीख में रकम करती हूँ कि मैं रात में सो नहीं पा रही हूँ, तो खून निकलता है, वो खून से मैं इंजॉय करती हूँ। सेल्फ हार्म, यानी वो सेल्फ हार्म का की तरफ वो चले जाते हैं बच्चे जो पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर होते हैं।
मैंने आपको बताया भी था कि पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर पर ये तो पहले और रोमन कैथोलिक पीरियड से ही लोगों को स्ट्रेस आउट करने के लिए ये लोग शेर के सामने, भूखे शेर के सामने डालकर उसको जो है वो बंदे को झपटने के लिए, मैन वर्सेस लॉयन, भूखा शेर, उसको डालते थे और वो सजा होती थी। और वो सजा को बैठकर सारे लोग जो है ऑडिटोरियम में बैठकर देखा करते थे और क्लैपिंग करते थे कि शेर जीत रहा है और ये हार रहा है, और वो बेचारा निढाल होकर मर जाता था। तो उसके उसकी फैमिली मेंबर को लाकर वो सीन दिखाते थे और उनको स्ट्रेस में डालकर पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर के तौर पे पनिशमेंट देते थे ओवरऑल तुम्हारी पूरी फैमिली को। लेकिन सबसे वो फ्लैशबैक में चला गया था जब मतलब पूरी दुनिया में तीसरी जंग अजीम हुई, थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद वो मतलब चला गया उसमें, फ्लैशबैक में चला गया कि इंसानों के साथ ह्यूमैनिटी आ गई। 1 मिनट। ह्यूमैनिटी आ गई तो वो फ्लैशबैक में चला गया। लेकिन फिर बाद में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब का वाकया हुआ तो इन्होंने पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर पर फिर से रिस्टार्ट किया स्टडी करना, और इन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा तो उसके जो गिरने की वजह से जो बच्चे वहां पर थे वो जो सर्वाइव हो गए, तो वो सर्वाइव करने वाले बच्चों को रीडिंग की गई कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, तो पता चला कि वो पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर है, यानी इस हादसे से बचने वाले नहीं है। तो मैंने कहा भी था कि मैंने जब इसका आर्टिकल लिखा तो मैंने लिखा था कि व्हाट अबाउट फिलिस्तीन स्टूडेंट्स, फिलिस्तीन चाइल्ड, जब जब ये मतलब बच्चों के साथ आप ये स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के दावेदार के बच्चों का स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर इतना खतरनाक होता है कि बच्चा, मैंने थेरीज रखी हैं आपको, चाइल्ड मतलब थेरी, उसमें वो सीबीटी भी रखा है, पीटीएसडी भी रखा है, एक वॉल्यूम में अलग से लूंगी, पिछले केस में नहीं लिया था, अब इसमें लूंगी मैं, कि आखिर बच्चों के ऐसे केसेस पर थेरेपी के कौन कौन सी चीजों को दिया जाता है। तो एक होता है पीटीएसडी, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर थ्योरी, मतलब थेरेपी, यानी कि वो थेरेपी देके स्ट्रेस आउट, स्ट्रेस से मतलब निकालते हैं बच्चे को, डिलीटिंग थेरेपी यूज करते हैं। फिर सीबीटी होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी से बच्चे को के जरिए से बच्चे को रिहेबिलिटेट किया जाता है। तो वो इंशाल्लाह मैं बाद में वॉल्यूम लूंगी, अगर मैं भूल जाऊं तो याद इसलिए दिलाइएगा कि पिछले वक्त मेरे पास नहीं था, मैंने थोड़ा सा अभी रिकॉग्नाइज किया कि ये चीजें भी आप लोगों को समझानी चाहिए, तो मुझे याद दिला दीजिएगा याद से। तो मेंटल हेल्थ आउटकम्स जो हैं ये इनके ये होंगे कि जब ये स्ट्रेस बच्चों का बनता है तो पीटीएसडी, यानी कि अगर पोस्ट स्ट्रेस में स्ट्रेस छोटा छोटा भी क्रिएट होता है, आपको पता ही नहीं चलता है, आपने लड़ाई हो रही थी, ये भी मेरा सिबलिंग राइवलरी पर आर्टिकल है, वो भी रिसर्च आर्टिकल है, लड़ाई हो रही है दोनों बहन भाई पर, और दोनों बहन भाई की लड़ाई पर आप आते हैं, आपकी आपकी एंट्री होती है, और एंट्री में आप कहते हैं किसने किसको मारा, मामा इसने मुझको मारा है और ये बहुत पहले से ही मारता है। अब जो जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है वो बोल देता है, आपने उठा के क्यों मारा, उसको डांटा और फिर आपने एक चपत लगा दी, या फिर उसको बोला तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, वो बोलेगा आपको कि मम्मा आप हमारे साथ हमेशा ज्यादती करते हैं। वो जो जुमला बोल रहा है ना कि आप कभी मेरी सुनते ही नहीं है, हमेशा भाई का साथ देते हैं या हमेशा बहन को सपोर्ट करते हैं, वो जुमला नहीं है, वो पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर का एक सिग्नल है, और ये सिग्नल कन्वर्ट होकर बहन भाई की बहुत बड़ी दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिबलिंग राइवलरी में अगर कोई इंसाफ नहीं कर सकते तो अच्छा ये बोलिए कि तुम दोनों मिलकर लड़ रहे हो, दोनों बराबर के शरीक हैं, और मैं दोनों पर बात बाद में करूंगी, अभी तो बिल्कुल मुझे खामोश हो जाने दो। आप उनको दोनों 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 को कटे रहे, नहीं मामा उसने बोला था, तो बेटा मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, किसने बोला था क्या था, मैं इसकी स्टडी करूंगी पूरी और पूछूंगी कि क्या हुआ था एक्चुअल प्रॉब्लम, और अभी नहीं, डिले कर दीजिए, अभी नहीं, इस पर हम बात करेंगे दोनों के, छोटे को भी कही, उससे पेशेंट आप क्रिएट करते हैं, उससे मार्शमैलो थ्योरी यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि आपके हाथ में सारा पावर है लेकिन आपको यूज नहीं करना है। तो आप उनको एक सब्र बताते हैं, जब वो रिलैक्स और कूल होते हैं तो उनका माइंड उन्हें बताता है कि भाई सबसे पहले तो मैंने इसकी कॉपी फाड़ी थी और मैंने तो जानबूझकर इसको चिढ़ाया था, और फिर उसको रियलाइज होता है। अब आप दूसरे दिन 2 दिन के बाद बुलाकर बोल रहे हैं कल के आपके झगड़े पर हम बात कर रहे हैं, अब आप हमको बताएंगे, ये इसकी बात करते वक्त उसको खबर नहीं हो, इसको बात करते वक्त उसको खबर नहीं हो, बेटा एक्चुअल हुआ क्या था, एक्चुअल ये हुआ था, पूरा मुकदमा करिए आप उसका कि ये हुआ था, इसको सुन लीजिए, फिर इसको सुन लीजिए, फिर दोनों में कॉम्बिनेशन में आप फिर और टाइम लीजिए कि दोनों में से किसकी गलती थी, फिर आप क्या करिए, उसको इस्लाम मत करिए, जिसको आपको लगा कि जो ज्यादती पर था, जिसने पहले किया था, उसको बैठकर समझाकर आप कहिए कि बेटा एक बात सुनिए, जब हम किसी भी बंदे को कहानी सुनाती हूँ, मैं तो कहानी सुनाकर कहती हूँ, एक मराठी राइटर की कहानी है,
वो कहानी ऐसी है कि दोनों बहू सास बहू रोजाना लड़ते हैं, रोजाना लड़ते हैं, इतने लड़ते हैं, सास की बेइंतहा आवाज आती है, बहुत खतरनाक चीखने चिल्लाने की, और बहू एक लफ्ज नहीं कहती। बाजू में रहता था राइटर, राइटर ने कहानी लिखी। कहानी लिखने के बाद उसने कहा कि उस कहानी के क्लाइमेक्स में उसने सास को इंतहाई खतरनाक विलन बताया और बहू को इंतहाई शरीफ बताया, और फिर ये कहा कि शरीफ लड़कियां कैसे घरों में फंस जाती हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि एक दिन मैं इनके घर में वाकई झांक कर देखता हूँ कि अब एक्चुअल होता क्या है। तो एक्चुअल होता क्या है और ये सास क्यों चिल्लाती है। देखा कि सास पैर से माजूर है, वो चल नहीं सकती। बहू अपने शोहर के साथ नाश्ता रूम में करती है, और फिर सास को वो बासी टुकड़े लाकर देती है और उसको झाड़ू दिखाती है, मारती है, खामोशी के साथ चुमटियां काटती है, और सास जो है ये चिल्ला चिल्ला कर अपनी मुद्दा रखती है। तो फिर उसने अपने कहानी की थीम चेंज करा और उसने कहा कि ज्यादा क्यों ये इंसान बोल रहा है, कोई इंसान रो रहा है, किसी के इंसान की आंखों में आंसू आ गए, तो वो आंसू आने के पीछे रीजन है, और वो रीजन ये है कि दिल को तकलीफ पहुंची है। अगर वो चीख रहा है, चीख कर अपना मुद्दा रख रहा है कि भाई हमेशा मारता है, इसका मतलब ये है कि उसको पेन हुआ है, साइकोलॉजिकल पेन हुआ है। भाई थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ी सी बहन बड़ी है, तो जाहिर है दोनों में इक्वलेंस नहीं है, दोनों का इक्वल पावर भी नहीं है। तो आप वो मुद्दे को सॉल्व करें ताकि उसके मेंटल आउटकम्स में उसके पास ऐसी कोई बीज ना बन जाए जो पीटीएसडी में हो। जैसे मेरे पास पीटीएसडी पे बहुत काम है, बेशुमार केस स्टडीज हैं, क्योंकि हम लोग जब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किसी फैमिली रिलेशनशिप पर करते हैं, तो जब हम बैक में जाते हैं, बैक स्टोरी में, तो पता चलता है कि इसका शोहर अपनी बीवी को इतना तेज इसलिए मारता है और सुनता नहीं है, उसकी हर बात को इजी लेता है, क्योंकि इसका बाप शराब पीकर अपनी माँ को मारा करता था और बच्चा वो पीटते हुए देखता था। तो वो या तो अपनी बीवी के साथ अप्लाई करेगा, और अप्लाई नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाएगा कि मैं अपने बाप की तरह नहीं बनूंगा, इतना पोलाइट होगा कि बीवी उसको मिसयूज करती है। तो वो दोनों चीजों में, दोनों केस में मतलब पीटीएसडी पर हमको जाना होता है। तो अगर मेंटल हेल्थ में अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा बाहर सेक्सुअली अब्यूज नहीं हो रहा है, तो आप ये देखिए कि इन लॉज से, खानदान वालों से, मतलब वो खानदान वालों से उसका से अब्यूज हो रहा है वो, या किसी और से हो रहा है, कोई सिबलिंग राइवलरी में हो रहा है, माँ बाप की वजह से हो रहा है। बड़ी बेटियां हो तो सास और नंदे आकर बोलती है बड़ी बेटी हो गई है, इनके अब्बा को पैसे लगाने होंगे शादी की, इस तरह की कोई बात करती है, वो उनमें कान में जाती है। फादर की तरफ से भी अगर एक साथ 3 बेटियां हो गई तो बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिल पाता है, कुछ भी वॉट एवर प्रॉब्लम, 2 बहनें हों और लोग पूछ रहे होंगे अच्छा तुमको बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, ये भी पीटीएसडी में कन्वर्ट हो जाता है कि यार बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, बेटी हो तो उसको कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो ये भी पीटीएसडी में इन्वॉल्व हो जाता है। अरे इनको भाई नहीं है, इनको भाई नहीं है, तो इस तरह की चीजें भी पीटीएसडी में कन्वर्ट कर देती हैं, जो बच्चे के दिमाग पर बहुत ज्यादा उसका मेंटल हेल्थ उसकी सफर हो रही होती है। खामोशी में क्या अजाब वो झेल रहा है आपको पता नहीं होता। आप जो जब बच्चे को खामोशी को तोड़ने वाली चीजों को आप जो है बच्चे के साथ में खुद कनेक्ट रहें हमेशा, और उसको पूछने की कोशिश करें काहे बगाहे उसको। स्कूल के इन्वायरमेंट पे, कभी खाने के टेबल पे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि बच्चे अपनी अपनी कहानी सुनाएं, अपना अपना बोले। जैसे अब हम लोग हैं, जा रहे थे पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ में, अब्बू थे हमारे, अम्मी थे और हमारे बच्चे थे। अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, तो अब ये बच्चों को मैंने ये लोगों से, अब्बू से कहा कि हम अपनी अपनी स्टोरी शेयर करेंगे कि हम लोग ने अपनी अपनी पहली अर्निंग पर कैसे क्या फील किया था और कैसे इन्वेस्ट किया था उसको। तो अब्बू अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि मैंने 200 रुपये पहले कमाए थे उस वक्त और सबसे पहले अपनी अम्मा को ला के दिया था। मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ कि मैंने सबसे पहली कमाई इसलिए ली थी, फिर अपने अपने, तो बेटे बता रहे हैं कि सबसे पहली फिगर आया था उसको हमने सबसे पहले किस चीज पर इवेंट किया। तो ये होता है इन्वायरमेंट क्रिएट करना, बच्चे को महसूस भी ना हो। अब खोज खोज के आप पूछते बच्चे से क्या हुआ था बेटा स्कूल में, क्या हुआ था बेटा स्कूल में, अच्छा तो फिर टीचर ने क्या किया, इस तरह के बच्चे को बोलने से दो मतलब आदतें गलत हो जाती हैं। हर बात आगे बोलना, हर बात की चुगली करना, हर बात सुनाना, और माएँ समझती है मेरा बच्चा हर बात सुनाता है अच्छा है, फिर ये ससुराल जाने के बाद भी हर बात सुनाते हैं और फंस जाते हैं। इसीलिए कभी ऐसे नहीं बोलना, इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि बैक ऑफ द माइंड बच्चे के जो चल रहा है, हमेशा याद रहे बच्चे के बैक ऑफ द जो माइंड चल रहा होता है वो मैनिपुलेटेड बिहेवियर आपको देता है, आपको वो सुनाता है जो अच्छा अच्छा स्कूल में उसने किया, उसने क्या मिसचीवियस बिहेव किया वो नहीं सुनाता, उसने बच्चे के साथ क्या मतलब बच्चे को माल ट्रीट किया वो नहीं सुना पाता। तो बच्चे को इन्वायरमेंट जब क्रिएट करते हैं तो उनका माइंड रीड आप कर सकते हैं, क्योंकि वो सवाल उठाते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आता है, अंदर का उनका इनर सेल्फ खुलने लगता है।
क्योंकि वो ये समझते हैं कि बाबा ने मुझे ये स्टोरी, मैं स्कूल में था, बाबा सुना रहे, मैं स्कूल में था जब मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया था। तो बच्चा आपका भी बोलेगा, अरे यस बाबा हमारे साथ भी बच्चे ने ऐसा ही किया। जब हमको कहा कि 1 to 100 लिख लो, हमने 1 to 100 लिखा, हमारा बिल्कुल फास्ट फास्ट हो गया। तो दूसरे बच्चे ने आकर हमारा रबर से मिटा दिया ताकि मैं पीछे हो जाऊं, वो आगे निकल जाए। अब ये वाले इस चीज पे बच्चा सफर हुआ था, लेकिन बच्चे ने किसको बोला नहीं था। अब आप टीचर से कांटेक्ट कर पाएंगे तो बच्चे को इन्वायरमेंट क्रिएट करवा कर ये बातें लाना कि मेरे कजिन ने तो मेरे साथ में ऐसे कान खींचा और हाथ लगाया मेरे गर्दन पर, तो मैंने तो फौरन, माँ कहे, मैंने तो फौरन झटक कर कहा कि दूर हो जाओ, और मैं इतनी छोटी थी उस वक्त। तो अब क्या होता, बच्चे बोलते मम्मा मैं भी, और बच्चे को एक सिग्नल मिलता है कि कोई अगर हमको यहाँ हाथ लगाए वहां हाथ लगाए। मैकेनिकली कभी नहीं सिखाना बच्चों को, मैकेनिकल सिखाना उनके थिंकिंग प्रोसेस को प्रोवोक करता है। मैकेनिकली आपने बोला कि देखो बेटा ये गंदी जगह है, यहाँ पर कोई हाथ लगाए, यहाँ कोई हाथ लगाए, वहां कोई हाथ लगाए, तो हमको आकर बताना, मैकेनिकल प्रोसेस। आप कहें कि मैं तो बचपन से इतनी ज्यादा अलूफ मतलब सबके साथ रहने के बावजूद भी इतनी बाउंड्रीज क्रिएट करने वाली थी कि बचपन में मैं किसी को हाथ नहीं देती थी कि कोई मेरी हाथ पार कर सके। फादर कहे हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हमारे आपकी पुप्पी भी ऐसे ही करती थी, मेरी बहन को भी मैंने यही सिखाया था कि अब ये बात आप नेचुरल मूड में कर रहे हैं, बच्चों के दिमाग में इंटेक्ट जा रहा है कि बच्चे जो है इनपुट्स ले रहे हैं कि हाँ हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। अपने बॉडी के पास हमेशा एक बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहिए। मेरी सहेली ने मेरे यहाँ हाथ लगा दिया, थाई पे हाथ रख दिया, मैंने निकाल के फेंका, चलो अपने हाथ में रहो, फजूल नहीं करो। चाहे सहेली टूट जाए, कुछ भी टूट जाए, अपनी बॉडी है भाई, हम कैसे किसी को हाथ लगाने देंगे। तो इस तरह से जब बच्चे को हम बताते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो बच्चे गुड टच बैड टच को सीख लेते हैं। अगर हम ये बोले ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उसमें से एक बच्चा ऐसा है कि जिसने कहा इट्स ओके, उसके थिंकिंग प्रोसेस को ट्रिगर नहीं मिला, वो उसने कहा ओके ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, थ्योरी को समझ लिया। हर बच्चे का थिंकिंग पैटर्न, लर्निंग पैटर्न एक जैसा नहीं होता। दूसरा बच्चा है, मम्मा ने आखिर यहाँ हाथ लगाने के लिए क्यों नहीं कहा था, क्या होता है यहाँ हाथ लगाने से। अब उसका थिंकिंग प्रोसेस ट्रिगर हो गया। अब वो ट्रिगर हो गया, क्या होता है, दूसरों को देखो, वहां देखो, इसको देखो, वो आदमी मुझे लगा रहा है। उनका जो हेल्यूसिनेशन पीरियड में चला जाता है बंदा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिखा दिया गया, बच्चों देखो यहाँ हाथ लगाने से ऐसे होता है, वहां हाथ लगाने से। तो हेल्यूसिनेशन में जाकर वो ये करते हैं कि उनको लगता है कि कोई मुझे हाथ लगा रहा है। मैं सोई थी ऐसा नींद में तो किसी ने यहाँ हाथ लगाया मम्मा जी। अब आप कैसे जज कर पाएंगे सच्ची लगाया, हेल्यूसिनेशन हो रहा है। तो हेल्यूसिनेशन अटैक्स शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों को, मेरे नजदीक तो यही है कि बच्चों को मैकेनिकल कोई चीज थ्योरी पढ़ाने से बेहतर है प्रैक्टिकली ये कहें कि हमारे बॉडी के, और निगेटिव नहीं कहें, पॉजिटिव कहें। बेटा वो भैया चॉकलेट बुला मंगवा कर इस तरह तुम वो कर लेते हैं, किडनैपर्स बच्चे को लेकर चला जाता है। आप कहिए बच्चे किडनैपर्स होते हैं और वो आपको ले जाने के लिए भी कुछ ना कुछ चॉकलेट्स देते हैं, लेकिन हर बच्चा थोड़ी आता है। जो जीनियस बच्चे होते हैं वो कभी किडनैपर्स किस में नहीं आते। पता है क्या हुआ था, मेरे बचपन में मेरी सहेली को चॉकलेट देने की कोशिश की गई, तो जैसे ही उसने चॉकलेट दिया, मेरी सहेली ने हाथ पीछे कर लिया और कहा चलो भागो यहाँ से, और हम दोनों मिलकर इतना भागे हम समझ गए कि किडनैपर है। ये होता है स्टोरी सुनाना, ये होता है अपने ऊपर कुछ रिलाय करके बच्चों को मैसेज देना। तो मेंटल हेल्थ के जो भी प्रॉब्लम्स में बच्चे जूझ रहे हैं उससे निकालने के लिए फैमिली रिलेशनशिप में इस तरह के डिस्कशन से बच्चे माल ट्रीटमेंट का शिकार नहीं हो पाते हैं। उसके बाद सोसाइटल इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे कि समाज है वहां पे बहुत गंदगी है। जैसे अभी अभी जो पेरेंट्स के साथ में मतलब घर के इन्वायरमेंट का, समाज का, बहनों की शादी नहीं हो रही है, समाज शादी नहीं कर रहा है, शादी को इंसान ने बस नाक नक्शा रंग ये बनाकर रख लिया। तो इस तरह की जो भी चीजें होती हैं जो समाज में, या फिर टॉर्चरिंग कर रहे हैं, तुम्हारे पास बेटियां ही बेटियां हैं, बेटे नहीं है, इस तरह का बिहेवियर, तो वो शादी नहीं करेंगी। वो लड़कियां जिनको टॉर्चरिंग की गई, लड़कियां होने की सजा दी गई, उनको एक नंबर की नफरत होगी मर्द से, इतनी नफरत होगी उनको, क्योंकि वो बेटियों को बार बार बेटी होने का ताना दिया गया और उनको बताया गया कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा हुआ नहीं तो बेटियां पैदा कर ली, और फिर सब टॉर्चर कर रहे हैं। तो ऐसी लड़कियां जो बहुत टॉर्चरिंग पीरियड से गुजरती हैं, वो मर्द पर ट्रस्ट नहीं करती हैं, बल्कि मर्द से नफरत करती हैं। और फिर वो अपने हस्बैंड से भी, मतलब मेरे पास काउंसलिंग करके वो आती हैं केसेस में, तो ये कहती हैं मेरी मदर की डिवोर्स हो गई थी, सिंगल पेरेंट, मेरी मम्मा सिंगल पेरेंट है, उन्होंने मेरी परवरिश की है, और अब जो है, मैंने ये भी कहा, करेक्शन किया हमेशा, मैं भी अपने जबान से बोल रही हूँ तो मैं करेक्शन कर दूं, सिंगल पेरेंट इसको नहीं कहते हैं। सिंगल पेरेंट्स उस मदर को कहते हैं जो कि जिसके फादर का पता ही नहीं होता है, क्योंकि कितने नंबर ऑफ फादर्स होते हैं, वो वेस्टर्न में वो टाइप है, हमारे यहाँ सिंगल नहीं।
हमारी ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, मदर रिस्पॉन्सिबल है, मेरी गार्जियन है, मतलब वो गार्डिंग कर रही है, वो है, और मेरी सरपरस्ती मेरी मदर के हाथ में है, मेरे ननियाल के हाथ में है। तो सिंगल पेरेंट हमारे यहाँ फैशन के तौर पर बोल रहे हैं, फैशन के तौर पर जो बोल रहे हैं वो सिंगल पेरेंट वो नहीं होता, जिसमें मदर फादर का नाम ही नहीं पता कि कौन है, डीएनए करवा के वो पता करवाते हैं तब जाके वो सिंगल पेरेंट होते हैं। तो इसने भी मुझसे कहा कि मेरी मदर ने मुझे मतलब पूरा बड़ा किया, अब मेरी शादी वो करना चाहती हूँ और मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ। क्यों तैयार नहीं हूँ? एक तो ये बात कि हर एक मुझे देखकर कहता था काश तुम्हारी बेटी बेटा होती थी तो आज तुम्हारे दिन फिर जाते थे। मेरी मम्मा ने शादी भी नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो मुझे मेरी देखभाल करें थी। और फिर उसके अलावा उसने बहुत नंबर ऑफ इवेंट बताया। तो अब मुझे इतनी नफरत है मर्द से, इतनी नफरत है। एक तो फादर की नफरत, दूसरे मामू ने सपोर्ट नहीं किया वो नफरत, तीसरे नाना ने हिस्सा नहीं दिया वो नफरत, चौथे पूरा समाज मिलकर मुझे बार बार कहता है कि ये बेटा होती तो शदीद नफरत। तो अब मैं शादी करूंगी तो किसी बंदे से मैं मोहब्बत कैसे कर पाऊंगी? मैं नफरत करती हूँ उस जेंडर से ही। तो ये जो आउटकम आया, ये जो प्रोडक्ट बाहर आया, ये हमारे समाज का प्रोडक्ट है, जिसने बनाया जानबूझकर उसको ऐसा, जिसने रूल को फॉलो नहीं किया इस्लामिक। तो रिस्क फैक्टर जो है माल ट्रीटमेंट के जो चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने आपको बताया 4 साल के बच्चे जो हैं, 4 साल से लेकर के बच्चों से लेकर 12 साल के बच्चों तक बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जो मतलब बच्चों को डाल देते हैं इस रास्ते पर। बाहर बच्चा कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, बाहर टाइम स्पेंड ना करें तो बेहतर है, घर में घर के सामने खेले तो बेहतर है। स्पोर्ट्स ग्राउंड में जहां बच्चे को छोड़ रहे हैं वहां पर आपकी निगाह होनी चाहिए, वहां कैमरे लगे हुए हैं या नहीं है, इंश्योर कर लीजिए कि वहां कैमरे लगे हुए हों। उसके अलावा वहां के टॉयलेट में जाने से पहले बच्चों को कुछ रूल सिखाने पड़ेंगे, वो ये कि कभी भी आप घर से जाएं, अगर वहां जा रहे हो तो प्रिकॉशनरी आप अपने डोर को लॉक करें, तभी जाकर जब बच्चा डोर लॉक करने का आदी हो, और जब बच्चा किसी भी इंसान अपने आप में सॉलिड हो, और अगर वो दुबला पतला नाजुक हो तो उसको अपने सामने ही बहुत फिजिकल गेम खिलवाएं। और आर्टिफिशियल अभी जो ओपन इन्वायरमेंट के गेम्स एक होते हैं, वो एक गेम होते हैं पेड कल्चर के जो आजकल मिल रहे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स का कि वो क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वहाँ की मेंबरशिप लेनी होती है, वहां पर होते हैं, वहाँ बच्चे को नजर से पीछे छोड़ना पड़ता है, स्विमिंग के लिए, स्केटिंग के लिए, मार्शल आर्ट के लिए। तो ऐसी जगह पर बच्चों के मिसयूज होने के चांसेस होते हैं। स्कूल में अगर ग्राउंड बहुत बड़ा है, टॉयलेट्स बहुत डीप अंदर हैं, तो वहां पर टॉयलेट के आने जाने के इस पर कैमरा हो, और कैमरे के अवेयरनेस पर स्कूल में जाकर खुद बात करें, सबसे पहले करें। देखिए पेरेंट्स मुझे जब कहते हैं तो मैं पहले एडमिशन लेते हुए जब कॉलेज के लेती हूँ तो पहले उनको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि कैमरा हर कोने का है हमारे पास। आप हमारे पास से कोई बच्ची के साथ अब्यूज नहीं करेगा, कोई माल ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन आपकी बच्ची अगर किसी दूसरे बच्चों के साथ माल ट्रीटमेंट का शिकार बनाती है, कुछ करती है, तो ये वाइस कैमरा है, ये सारी रिकॉर्डिंग करता है, ये सब कुछ करता है, मैं इसको देख सकती हूँ और मैं इस पर कड़ी निगाह रखती हूँ। बेटी को भी सामने बिठाकर बनाती हूँ और उनके पेरेंट्स को भी, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे कॉलेज कैंपस की नहीं है अगर यहाँ होती है तो फिर हम आपको एक झटके में टीसी निकाल कर दे देंगे, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं लेंगे। तो इसलिए पहले के पहले प्रिकॉशनरी बच्चा क्या करता है, उस साइट पर जाता ही नहीं है, और अगर जाता भी है तो वो कैंपस के बाहर की चीजों को देखता है, अंदर नहीं देखता। वहां से भी कोई खबर हमें आती है कि वो होटल हमारे कॉलेज का नाम लेकर कहीं चली गई है, तो अब बच्चे को पहले ही आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या मेरा बच्चा दुबला पतला है, शाय है, कमजोर है। अब उसको स्ट्रांग बनाने के लिए मैं ये करूंगी, देखिए स्ट्रांग ये पर्सनालिटी टाइप पर डिपेंड करता है। आपके हस्बैंड है दुबले पतले है, कमजोर है, या फिर वो जो है पर्सनालिटी टाइप उनकी शर्मीले हैं, शाय हैं, तो आपके बच्चे में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, तो आप उसको जबरदस्ती ठोक ठोक के बोल्ड मत बनाइए। अगर बोल्ड बनाने के लिए जानबूझकर आपने उसको पब्लिक प्लेस पर भेजा, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए भेजा, तो आपके हाथ में ये आएगा कि वो बच्चा बाहर मिसयूज हो जाएगा होमोसेक्स में, या फिर वो एलजीबीटीक्यू की तरफ, या उसके बॉडी टाइप इस तरह की हो, क्योंकि आजकल बच्चों को ये सब समझा दिया जा रहा है कि तुम बने ही इसलिए हो, तुम्हारी बॉडी इसलिए बनी है, ये समझा दिया जा रहा है। इसके अलावा मतलब पेरेंट्स के, तो ये बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दुबले पतले नाजुक हो, या फिर बहुत डैशिंग हो, लड़कियां बहुत डैशिंग हो, तो डैशिंग लड़की को ये बताइए कि तुमको बहुत डैशिंग होना चाहिए, लेकिन किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, और कभी भी छोटी बच्ची को बहुत डैशिंग बनाकर पेश नहीं करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अब बच्ची है तो उसको नॉर्मल रहने दें, और उसमें ये रखें कि वो नॉर्मल रहे, ये नहीं बोलेंगे बेटा अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ किया तो उठाकर चप्पल मार दो या थप्पड़ मार दो,
समाज इतना बुरा है, वो बेचारी थप्पड़ मारेगी और बाद में फिर वो बेनहत्ती हो जाएगी, बेयारो मददगार हो जाएगी, बड़े बड़े लोगों को इंसान नहीं छोड़ता, उसकी अना जवाब देंगी। तो इसलिए पहले से बच्चों को बोलें कि बेटा प्रोवोकिंग बच्चों की आप खुद ये समझें कि प्रोवोकिंग ये होती है कि छोटे कपड़े पहनाना, जाली के फ्रॉक पहनाना, बहुत ज्यादा फिटिंग वाले कपड़े पहनाना, उसको अट्रैक्टिव बनाकर स्कूल कैंपस में या अट्रैक्टिव बनाकर गैदरिंग्स में किसी जगह ऐसे पेश करना जहां उसकी फिगर मतलब लोग रीड कर पाते हैं या उसकी तरफ निगाह उठाते हैं। तो इस तरह की चीजों को खुद अवॉइड करें और उसको ये बताएं कि नहीं, जितना हम कवर अप रहें उतना अच्छा रहता है। तो ये पहले से उसको समझाने की कोशिश करें। हया का तस्वुर जो है ना वो बहुत वेग है, कंसेप्ट बहुत वेग है। 12 साल तक बच्चे को समझ में नहीं आता बेटा हया भया है, बोलते हैं हया को, लेकिन बहुत वेग कंसेप्ट नहीं बोलते। प्रैक्टिकली हया ये है कि आप उसको ये बताएं कि नहीं, ये वाला भी कवर करके पहनो, ये फ्रॉक पहनो, आस्तीन फुल रहेगी, जाली के बदले मैंने इसमें अंदर पहनने के लिए टी शर्ट लेकर आई है, ये वाला लेकर आई है, इस तरह से पहनो, और उसके ऊपर एक जैकेट भी डाल लो, तो फिर आपको जैकेट डालकर अच्छा फील होगा। तो जो डेवलपमेंटल स्टेज से जो बच्चा गुजर रहा है उस पर लोगों की निगाह नहीं जाती है, और जब निगाह नहीं जाती है तो बच्चे, अरे बच्चे क्या, फैमिली मेंबर्स भी खुद बच्चे को नाप तोल के देखते हैं, अब तो बड़ी लग रही है, ये इस तरह की बातें करते हैं, उससे भी बच्चा हर्ट होता है अंदर से, साइकोलॉजिकली अब्यूज होता है, मेंटली माल ट्रीटमेंट का शिकार हो जाता है। तो इस तरह की चीजों को इतना शर्मिंदा हो जाते हैं अंदर से वो, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, मासूम सा, दिमाग मासूम है, जहन सोच तजुर्बा कुछ भी नहीं है, बस फिजिकल बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, लोग ताक ताक कर उसको सुई चुबा रहे हैं। तो इस तरह की सुई चुबाना ये भी बच्चे के लिए मेंटल हरासमेंट होता है। अब जैसे पेरेंट मतलब केयर गिवर पेरेंट्स को कैसे होना चाहिए, तो पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को, मैंने जैसे कहा कि लो सेल्फ स्टीम का बच्चा हो तो उसको खुद अपने साथ रख के हाई करें, बच्चों के बीच भेज कर, देखो उनके बच्चे कैसे खेल रहे तुम भी खेलो, उनके बच्चे कैसे कर रहे तुम भी करो। उसको जबरदस्ती उसकी फितरत के अगेंस्ट काम नहीं करवाना। इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट में उसको देखना कि मैं इसको इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ कैसे एंगेज कर सकती हूँ। आज तो इतना खूबसूरत दौर है कि अगर आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है तो उसको कोडिंग सिखा दीजिए, डिकोडिंग सिखा दीजिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डाल दीजिए। इंट्रोवर्ट है तो एक्चुअल इंट्रोवर्ट, आप जो मोबाइल लेके बैठे हुए बच्चे हैं वो इंट्रोवर्ट नहीं है, वो एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन जानबूझ के मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, वो सेक्चुअली वल्गैरिटी की तरफ जाएंगे ही जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब वो कोई काम कर नहीं रहे हैं और डिवाइस लेकर बैठे हुए हैं तो फिर वो उसी तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए उनका डिवाइस का टाइम बना हुआ हो कि कितने टाइम खेलें, डिसिप्लिन का वो पाबंद हो, और पेरेंट्स का की नजर बहुत हो कि मेरी कौन सी बच्ची, जैसे एक बच्ची थी मेरे पास आके बोला, एक लड़की बोला मैं पढ़ना चाहती हूँ, और बहुत स्मार्ट बच्ची, मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स पढ़ाने ही नहीं चाह रहे मुझे। तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहे, वो कहते हैं बस शादी कर देंगे, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद जो है उसकी मदर को बुलाकर मैंने काउंसलिंग की, मैंने कहा इसको पढ़ाइए, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, और बच्ची बहुत शरीफ भी है, आपकी नीचे निगाह रखती है। उसने बोला मेरी बच्ची बहुत शरीफ है बाजी, आप पूरे समाज की शराफत की गारंटी ले सकती हैं क्या। मैंने कहा नहीं, और इस एज में किसी का तरक्या उठा निगाह उठा के देखना कितना पेनफुल होता है, और एक माँ अपने बच्चे से ज्यादा किसको जानती है कि कितनी इनोसेंट है, इसको शार्पनेस नहीं है इसके अंदर, लोगों को टेढ़ा नहीं देख पाती है, किसी ने देखा तो मुस्कुरा देती है, चलती मेरे बाजू है लेकिन मुझे मालूम है कि अगर किसी ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा देंगी। तो बाजी वो कोई गुनाह नहीं करती, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी बच्ची उतनी स्ट्रांग नहीं है कि लोगों को तोड़ के जवाब दे सके। मैंने कहा चलो हम उसको बनाते हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि ये कब तक ऐसी रहेगी, और इमोशनली इमोशनली मतलब अनस्टेबल बच्चा हो तो फिर तो वो मिसयूज होता है, ना सिर्फ सेक्सुअली मिसयूज होता है शादी से पहले, शादी के बाद इन लॉज से मिसयूज होता है, हस्बैंड से मिसयूज होता है। तो उसका तरीका ये है कि हम उसको उस लेवल पर, फिर मैंने उसकी तारीफ की उसके जाने के बाद कि इस माँ की रीडिंग अपने बच्चे के लिए कितनी अच्छी है और कितनी क्लियर कट भी है। बाज लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मेरी बच्ची बहुत शरीफ है करके एक फेक बताते रहते हैं, मतलब हिपोक्रेसी सिखाते हैं बच्चे को, और बच्चे खुद को भी बच्चे को बहुत ज्यादा पाकीज़ा बताने की कोशिश करते हैं, जबकि वो बच्चा अगर पाकीज़ा ना भी हो तो वो मासूम बच्चा है, तजुर्बा नहीं है। तो उसने, हालांकि वो लेडी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी स्टडी अपने बच्चे के लिए पिन पॉइंट थी, मुझे अच्छी लगी उसकी स्टडी। उसने कहा कि मेरे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है कि मेरे साथ खड़ी होती है, चलती है, बस स्टैंड पे जाए, कहीं जाए, कोई आदमी उसकी तरफ नजर भर के देख ले तो ये मतलब गुस्से से नहीं देख पाती है, शर्माती नहीं है, शर्मा जाती है, मुस्कुरा कर देखती है उसकी तरफ, बार बार पलट कर देखती है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये होती है पेरेंटल स्टडी, पेरेंटल केयर गिवर ट्रेट्स, यानी पेरेंट्स के दरमियान अगर ये वाली बात कि वो बच्चों को अपने इंटरनली ट्रेट्स के एतबार से समझ रहे हों और वो बच्चे के ऊपर निगाह रखते हों,
वो बच्चों की तुलना दूसरे से नहीं करते, वो कंपैरिजन नहीं करते हैं, वो अपने बच्चे को अपने बच्चे की हैसियत से देखते हैं। वरना क्या, मेरे जेठ ने पढ़ाया अपनी बेटी को, मैं भी पढ़ाऊंगी। तो फिर मैंने उसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता गाइड किया कि देखिए आपके अंदर ये चीज है कि आप, तो उसने बोली, रियलाइज की, उसने कहा मुझे भी अंदर यही था कि मैं किसी भी इंसान को मतलब किसी इंसान को नहीं बोल पाती थी, सॉफ्ट थी बहुत। तो मुझे लोगों ने बहुत मिसयूज किया, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को। मैंने कहा अब एक काम करें, अभी तक तो आप हो गई, अब पूरे एतमाद के साथ अपने दामाद से कहें कि शादी करें, लेकिन मेरी मेरी बेटी को तुम पढ़ाओगे, मुझे गारंटी दो, अदरवाइज मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा ये बोल कर देंगे, तो बोले वो तो करेंगे ही नहीं। मैंने कहा फिर छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला ने खुद तय किया हुआ है। फिर बाद में दूसरे 2 साल के 1 साल के बाद आके कहा हाँ मैम, मैंने ऐसा ही बोल के दिया, अब उसके शोहर उसको पढ़ा रहे हैं। तो शादी भी हो गई, पढ़ाई भी जारी है। तो इसका मतलब ये है कि उसको डैशिंग होना चाहिए। और फिर मैंने उस पर भी काम किया कि इसकी माँ बोलती है डैशिंग नहीं है, तो बच्ची पे भी काम किया कि वो मतलब एक रॉब के साथ हो, ऐसा ना हो कि कोई भी उसको यूज करे। रिलेशनशिप डायनेमिक्स होते हैं, फैमिली ब्रेकडाउन्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है घर में, या फिर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट है और बहुत ओवर पैम्परिंग बच्चों को मिल रही है, और नेटवर्क की मतलब वो चीज़ें बहुत ओपन कर दी गई हैं। तो ये सारे माल ट्रीटमेंट की तरफ ले जाने वाले रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी है, सोसाइटल जो है इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि समाज के इम्पैक्ट भी उन पर पड़ते हैं, सोशल इनइक्वालिटी है, और सब्सटेंस यूज है। उसके अलावा कि सब्सटेंस यूज किसी भी टाइप का, घर में शराबी बाप है या मतलब कजिन्स हैं या कोई भी इस तरह के हो रहे हैं, तो ये भी बच्चे को माल ट्रीटमेंट की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है, उसके अंदर से उसकी नेकी कहती है कि घर में पीस हो, और घर में पीस होता ही नहीं। हमारे झगड़े चल रहे हैं इन लॉज से। मैं अक्सर ये कहती हूँ लोगों से भी कि इन लॉज से अगर झगड़े चल रहे या फिर इन लॉज अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, तो हम उनको बोलना आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप अपनी जगह पे रहिए। उनसे उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे उलझने से हमारे बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता। उनको उनके ही ख्वाबों में खुश रखना चाहिए। भाई आप बहुत अच्छे हैं, हमारी किस्मत है जो हम आप मतलब आप जैसे इतने अच्छे लोग हमको मिले हैं, और हम तो रात दिन सजदे में शुक्र रख कर दुआएं पढ़ते हैं और माइंड सेट कर लें कि भाई मुझे इनसे उलझना ही नहीं है, मैं अपने बच्चों को देखे। और अपने बच्चों पर कंट्रोल बनाना, इतना कंट्रोल कि अपने बच्चे जो हैं ज्वाइंट फैमिली में रहकर भी माँ से अटैच बहुत है। जब हम उनसे झगड़े करते हैं तो बच्चे जज करते हैं कि दोनों लड़ते हैं, दादी लड़ती है माँ लड़ती है, दादी लड़ती है माँ लड़ती है, फूफी लड़ती है माँ लड़ती है, अम्मा हमेशा दादी फूफी की बुराई करती रहती है। तो ये अच्छा, एक उसमें एक ड्रामे का रिव्यू पढ़ा था मैंने, हम कहाँ के अच्छे थे, आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए। उसमें फूफी की बेटी को बहुत बुरा बताते हुए अपनी बेटी की तरबियत करते 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 इस नहज पर वो पहुंच जाती है कि उसकी बेटी सुसाइड कर लेती है। क्यों? क्योंकि रात दिन उसने एक एनिमी बना दिया था, उसे दुश्मन बना दिया था अपनी चचा की, अपनी फुप्पी की बेटी का, जो यतीम भी थी, और वो फुप्पी अम्मी की शादी हो गई तो मामू के घर में पल रही थी। तो इससे ये उन्होंने ये उसने उसके जो लर्निंग आउटकम्स उसके निकाले हैं उस रिव्यू के, कि इंसान जब भी किसी के अपने बच्चे के जहन में टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप को लेकर पैदा करता है, तो उसका नुकसान उस बच्चे को ही होता है, दूसरों को नहीं होता। प्रिवेंशन मेजर्स की तरफ जाने से पहले पहले मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आपको टाइम देती हूँ कि आप अपने सवाल पूछें। एक मिनट मैं स्लाइड चेक कर लूँ कितने, हाँ ओके, 2 स्लाइड से मैं ले लेती हूँ, उसके बाद फिर हम करेंगे, ठीक है। अब जैसे पेरेंट केयर गिवर सपोर्ट्स में आपको मैंने ये बताया कि आप जो है बच्चे के डेवलपमेंट, यानी कि अपने घर में पीसफुल इन्वायरमेंट बनाना, बच्चे को अपने से दूर नहीं जाने देना, चाहे अपना थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, बच्चे को अपने दूर से दूर जाने नहीं देना। वायलेंस अपने घर में कभी एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे वो पीयर ग्रुप के दरमियान हो, चाहे बच्चों के दरमियान हो, चाहे इन लॉज के दरमियान हो, के जरिए से हो रहा हो। अपने बच्चों को बुरा बोलने वालों को शट ऑफ कॉल कैसे देंगे? मिसाल के तौर पर बोले कि आपकी बच्ची ऐसी है, इनकी बच्ची अच्छी है, ये अच्छा पढ़ता है, ये बुरा पढ़ता, बच्चे को बोलेंगे जाओ बेटा आप खेल लीजिए जाकर। अब फिर उसके बाद बोलेंगे कि एक मिनट सुन लीजिए, आप उनकी पप्पी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आइंदा मेरी बच्ची की हाइट पर एक लफ्ज मैं इसके बाद नहीं सुनूंगी, ठीक है? आप इतना ही बोलिए और उठ जाइए वहां से। आइंदा एक लफ्ज मैं सुनूंगी, मेरी बच्ची की हाइट, मेरी बच्ची की रंग, ये नहीं तुम्हारे बच्चों का भी तो ऐसा है, तुम्हारे बच्चों का भी तो ऐसा है, नो वे। और मैं इतनी भी ज्यादा सख्त हूँ इसमें कि अगर कोई आपकी बच्ची को बुरा बोले तब भी मैं उठकर खड़े होंगी और बोलूंगी उससे कि कोई आपकी बच्ची को बुरा ना बोले। हम और आप बड़े हैं, लेकिन वो मासूम बच्चे हैं। आप मासूम बच्चे को भी अब्यूज नहीं, हमारी बच्चे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 24 घंटे बोलते हुए जवाब देंगे आपको। हमारी बच्ची बहुत स्ट्रांग है, हमारे बच्चे से लुल्लू पुल्लू नहीं है, 50 बार बोलते सुन लेते हैं, है तो है, रंग काला तो काला।
तो आप उनको बोलिए आप अपने बच्चे के साथ जो रखना चाहे रवा, मेरी बच्चे के सामने आइंदा आप इस तरह की बात नहीं करें, बात खत्म। ये नहीं मैं जाके उसके अब्बा को बोलूंगी उसको, ये सब लेम एक्सक्यूजेस हैं। और यही चीज आपके लहजे से आपके पावर को खत्म कर देते हैं। आप अपनी बच्ची के जिम्मेदार हैं, आप अपने बच्चे के रिस्पॉन्सिबल हैं। जुमले ज्यादा मत बोलिए, बस शट ऑफ कॉल 1 सेंटेंस में दे दीजिए और फिर उठ जाइए। उसको जाकर अपने हस्बैंड को भी मत सुनाइए। फिर वो पूछते हैं हस्बैंड से कि तुमको सुनाए क्या, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई के कान भरे जाएंगे। तो हस्बैंड को सुनाए क्या, तो हस्बैंड ने बोला नहीं मुझे तो कुछ नहीं बोला। बेटी पे असर, तो बेटी को भी कुछ नहीं बोला। तो इससे ये उनको पता चलेगा कि अच्छा इसने बस इतना ही जुमला बोला, तूल मत दीजिए उसको। या जाके फादर को सुना रहे हैं, इनको सुना रहे हैं, वो क्या होता है फिर अंदर से एक सर्द जंग शुरू हो जाती है, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में हमको नहीं आना है। अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हमको शटअप कॉल देना है, एक बात। दूसरी बात, जैसे एजुकेशन में बच्चियां क्लास में कर रही हैं तो बच्चों को समझाते हुए बूस्ट करते हुए कहना है बेटा इस तरह की किसी चीज पर हम कभी नहीं फिसलते, हम इसको बोल देते। अपने बच्चे को भी कोप करना है, कोपिंग स्किल पैदा करनी है, उधर जाके शट ऑफ कॉल भी देंगे। उसके अलावा अपने बच्चों से हमेशा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे खुद होकर बोलें कि मम्मा मेरा दोस्त भी ऐसे ही करता था मेरे साथ, बहुत गंदा था वो, तो वो बोल सके। ये बोलने का एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। कहानी में कभी कभी ऐसे होता है मदर अकेली लेटी होती है, कहानी में समझा रहे हैं कि वो अजनबी इंसान ने उसको दूर जंगल में लेकर गया और जंगल में ले जाकर उसने बोला अंकल अंकल मुझे पिशी आया। तो उसने कहा जाओ पिशी निकालो, और अंकल बहुत गंदी हरकत करने लगे थे उसको पैंटी पहनाते पहनाते। तो उसने फिर बोला अंकल आपको मैं पत्थर लेकर मारूंगा। तो फिर अब बच्चा सोचता है वहां पर मम्मा उसने ऐसा क्यों बोला, अरे वो अंकल अजनबी स्ट्रेंजर थे, बहुत ज्यादा मतलब वो थे, खतरनाक थे, और वो स्ट्रेंजर के सामने वो उसके साथ कुछ गंदा करने वाले थे। उससे पहले ही बच्चा समझ गया, बच्चा बहुत शार्प था, उसने बोला मैं तुमको मारूंगा। अब ये माँ और बच्चे के दरमियान हो रही है, बेटी माँ के दरमियान हो रही है। मजदूर है तो ये जब इनके दरमियान बात करते हैं तो उनके साथ में कोई मजदूर हैं जो घर के कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, कुछ पब्लिक प्लेस पे लोग हैं, या स्कूल के एक के नॉन टीचिंग स्टाफ है, कभी कभी स्टाफ भी है, या फिर कजिन्स ब्रदर हैं। कभी ये होता है कि ननियाल में वो जाते हैं तो वहाँ कोई बंदा है जो आता है घर में। तो इस तरह के कोई भी इंसान, सब्जी बेचने वाला है, कोई भी ड्राइवर है, ड्राइवर घर में परमानेंट हो तो वो भी। तो ऐसा कोई भी बंदा हो जो आपके बच्चे के साथ बुरा कर सकता है तो उस पर स्टोरी क्रिएट करेंगे। मम्मा अपने ड्राइवर अंकल तो ऐसे नहीं है, अच्छे हैं। हाँ अच्छे तो हैं बेटा, आपको तो चॉकलेट भी नहीं देते, कभी ऐसी गंदी जगह ले जाते भी नहीं है और गंदी जगह हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो फिर बोलेगा नहीं वो तो वो करते हैं, वो इस तरह की बात, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करते हैं। उस तरह की कुछ बात बोलेगा तो फिर आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है। तो आप पेरेंटल मेजर्स में अगर इन केस कोई बच्चे की बात आपको मालूम होती है, मैंने पहले ही कहा आपको कि स्कूल में कैमरा हो क्या है क्या इंश्योर कर लीजिए। अपने घरों के अंदर अगर सेफ ना हो इन्वायरमेंट हो तो कैमरा लगा लीजिए। अगर किसी मेड के पास बच्चे को छोड़ रहे हो तो कैमरा लगाकर मॉनिटर कीजिए और बोलिए उसको कि कैमरा लगा हुआ है, मैं लम्हा लम्हा देखती हूँ। मैं तो किचन में भी खड़े रहकर कहती हूँ कि तुमने अगर सब्जी को नहीं धोया तो मैं कैमरे में देखती हूँ, तुमने रोटी बनाने से पहले हाथ नहीं धोया तो मैं कैमरा ऑन रखती हूँ, किचन में कैमरा है मैं कैमरे में देखती हूँ। कॉलेज में भी रहूं या फिर मैं अपने घर पे भी रहूं तो वहां देखती हूँ कि तुम कैसे साफ कर रही हो, कैसे कर रही हो। तो ये उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कहें कि कैमरा लगा हुआ रहे। फिर उसके अलावा इसके कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, जैसे मिसाल मतलब पोस्को का कानून है, बच्चों के साथ कोई ज्यादती करे तो ये कानून है। तो इसको आप हस्बैंड के साथ डिस्कस करिए, उसके पूरे रूल्स रेगुलेशंस पढ़िए, उसमें बहुत सारे हैं। मैंने उसमें उसमें लिखा भी है, पोस्को पोक्सो दोनों भी है। पोस्को का पहला था नॉर्मलाइज था, फिर बहुत ज्यादा रेशो बढ़ने लगा तो उन्होंने पोस्को किया उसको, तो वो पोस्को किया, तो वो पोक्सो 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 किया पोस्को से। तो ये उसने इसीलिए किया उन लोगों ने कि उसको बहुत हार्श किया कि अगर बच्चों के साथ ये किया जाएगा तो ऐसे होगा, और बहुत खतरनाक, उसका इतने खतरनाक कानून है कि कोई सजा माफी होती ही नहीं सजा की। तो वो सारी चीजों पर आप लीजिए, बच्चों के बिहेवियर को समझिए, बच्चों की बदलती हुई तब्दीली को समझिए। चैटिंग करने के बाद बेटी बात नहीं कर रही है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। 12 साल तक नो मार्जिन। 12 साल के बाद ऐसा होता है कि बच्चे के साथ कोई गलती हो जाती है, यानी कि कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, तो फिर हम उसको रिहेबिलिटेट करेंगे, लेकिन 12 साल से पहले आपकी गलती है क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आपकी गलती है कि आपने उसको इग्नोर क्यों किया, ठीक है। और बच्चों के दरमियान चलने वाली गुफ्तगू को भी कैसे भी पॉइंट क्रिएट करके ले आइए।
उसके बाद WHO कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में WHO के जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जो लिए जाते हैं, तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का पूरा फ्रेमवर्क देता है। जैसे मैंने यूनिसेफ का कहा कि पोस्को का कानून अपने इंडिया में भी है, तो एक इंटरनेशनल कानून है, एक नेशनल कानून है। तो यूनिसेफ ने अब बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ों को अब्यूज़ बताया है, हाथ लगाना, किसी जगह गंदी जगह टच करना, वल्गर गुफ्तगू करना, या बच्चे के की हाइट को नापना और नापकर कुछ और बातें उससे इस तरह के सिग्नल पास ऑन करना, गंदी वीडियो मोबाइल पर दिखाकर उससे कहना ये देखो ऐसा करते हैं, इस तरह के कुछ भी हरकत, या फिर कोई इमोजी इस तरह की भेजना जिससे मतलब कुछ बच्चे जो टीनेजर बच्चे लव में यूज करते हैं, बच्चों के साथ यूज करना, इस तरह के जो भी चीजें हैं, देखो किसी भी इसका तो। और अभी जो मतलब सबसे ज्यादा डिजिटल डिवाइस के जरिए से जो बच्चों के केसेस होते हैं, वो सारे इसमें वालिदैन को सेव करना चाहिए। सबसे पहले तो चाइल्ड लॉक लगाएं, फिल्टर लगाएं घर में अपने वाईफाई में कि कोई वल्गर चीजें ना खुलें, ओपन ना होने पाए। कुछ ऐसी एप्स जो वालिदैन के पास, फादर के पास, किसी के पास होती है, नेटफ्लिक्स वगैरह की, तो उसको लॉक करें, बच्चों के अप्रोच में उसको ना रखें, स्टार डिज्नी वगैरह भी ना रखें। यूट्यूब किड्स ही इस्तेमाल करें बच्चों के लिए। जो बच्चे वाले हैं, जो 10 साल तक 12 साल तक बच्चे हैं, वो नॉर्मल, उनका तरीका ये होता है कि नॉर्मल यूट्यूब भी यूज करना है, किड्स भी यूज करना है। 2 मेल आईडी एक्टिवेट करें। एक मेल आईडी आपने अपने नाम से बनाया, एक मेल आईडी फैमिली के नाम से बनाया, फैमिली मेंबर्स के नाम से। फैमिली मेंबर्स के नाम से एक्टिवेट करके यूट्यूब पर जाएं और वहां किड्स यूट्यूब ही रखें। और जब भी अपने हाथ में मोबाइल हो तो हमेशा अपने मोबाइल पर अपनी मेल आईडी से अपना यूट्यूब रखें। और जब बच्चों के हाथ में मोबाइल जाना हो तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाएं, वहां देखिए कौन सी मेल आईडी ओपन है, अच्छा फैमिली वाली मेल आईडी ओपन करें और उसको यूट्यूब किड्स दें। कॉमन यूट्यूब पर बच्चे को आने ना दें। ये बच्चे के लिए पेरेंटल सपोर्ट भी हो सकता है और ये इनके कोलैबोरेशन से भी हो सकता है। बच्चों के जो इसको इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के डिजिटल बच्चों का, 1 मिनट में बता रही हूँ, बच्चों का के लिए रिस्टोर है। उसके अलावा भी सोशल एक्सपेरिमेंट इन्होंने करवाया है यूनिसेफ ने, बच्चों के को कैसे कैसे साइबर के जरिए से भी मालट्रीट किया जाता है उसके लिए। तो यहाँ हमारा लेक्चर होता है